नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने सभी विधानसभाओं के दौरे के लिए राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड से उड़ान भर चुके हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से करेंगे। सीएम बघेल का पहला पड़ाव सामरी विधानसभा क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट मुलाकात के अभियान में रवाना होने से पहले मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण एक लंबे अरसे से लोगों के बीच वे नहीं जा पाए थे। हालांकि पिछले वर्ष सामाजिक संगठनों की बैठक में शामिल होने का मौका मिला था और भ्रमण के दौरान शासकीय योजनाओं की धरातल पर स्थिति की जानकारी लूंगा। सीएम बघेल ने कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलने से योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। भ्रमण के दौरान गांव में हुए अच्छे कार्यों के साथ वहां की समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं अधिक से अधिक समय लोगों के साथ बिताऊं। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान वे पीडीएस दुकान, पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, थाने, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और नगर पंचायत के दफ्तर जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री और क्षेत्र के विधायक भी भ्रमण के दौरान उनके साथ होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मुख्यमंत्री के साथ रवाना हुए हैं। अक्षय तृतीया के पर्व पर महिलाओं द्वारा पुराने हाई कोर्ट के शीतला मंदिर से बाजे गाजे के साथ एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एक सी परिधान में सजी महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर चल रही थी। डीजे और बैंड पर धार्मिक गीतों की धुन बज रही थी। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उन्होंने विप्रधेनु संत हित में मनुष्य अवतार लिया था। भगवान परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं का वंश नाश कर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था। उन्होंने धर्म की स्थापना की। उनकी स्मृति में ब्राह्मण समाज अक्षय तृतीया के दिन उनकी जयंती को समारोह पूर्वक मनाता है। इस दौरान विधायक की धर्मपत्नी ऋतु पांडे सहित सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आह्वान किया था कि जिस दिन एलआईसी का आईपीओ खोला जाएगा उस दिन देश के लाखों बीमा कर्मी 2 घंटे की बहिर्गमन हड़ताल पर जाएंगे। आज बुधवार को इसी संदर्भ में 2 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। हड़ताल में सारे बीमा कर्मियों ने आक्रोश व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी पर आईपीओ निकाल रही है, जिससे 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बीमा यूनियन का कहना है कि एलआईसी को इस सार्वजनिक निर्गम से कोई आय प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि यह राशि राजकोषीय घाटे को पूरा करने में लग जाएगी। इसके अलावा बीमा धारकों और शेयर धारकों के बीच सरप्लस वितरण के अनुपात 95:5 को बदलकर 90:10 किया जा रहा है, ताकि एलआईसी के लाखों बीमा धारकों की कीमत पर चंद शेयर धारकों को लाभ पहुंचाया जा सके। बीमा यूनियन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमेशा से ही निजीकरण के खिलाफ संघर्ष करते आ रही है और 28 से 29 मार्च के 2 दिन के हड़ताल के बाद आज 2 घंटे की हड़ताल में बीमा कर्मियों ने जोर शोर से हिस्सा लिया, ताकि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, भारतीय जनता और स्वयं भारत की रक्षा की जा सके। मोदी जी एलआईसी के मालिक नहीं है। एलआईसी के मालिक है एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स। वो जो 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, उन्हीं के पैसे से एलआईसी बना है। भारत सरकार ने केवल 5 करोड़ दिया था 1956 में, और उसके बाद 100 करोड़ किया 2011 में, और वो 100 करोड़ भी एलआईसी ने अपने फंड से दिया है। इसीलिए एडिशनल कोई फंड की ज़रूरत एलआईसी को नहीं है एलआईसी के विकास के लिए। इसीलिए ये सरासर गलत बात है। वो बोला कि 1 लाख करोड़ रुपए घाटे को वो पूरा करेंगे। ये कैसा हो सकता है? तुम पब्लिक सेक्टर के मालिक नहीं हो, तुम मैनेजर हो। तुम जो है इस सरकार में तुमको 5 साल के लिए चुना, और ये जो संपत्ति ऑलरेडी है इस देश के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए तुमको मैंडेट दिया गया। ये नहीं कहा गया तुम एलआईसी भेज दो, ये नहीं कहा गया कि तुम बैंक भेज दो, एलआईसी या जीआईसी भेज दो। ऐसा
पिछले माह झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों में स्थित रोपवे के ऑडिट तथा जांच के निर्देश दिए थे। इसी के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार से एनडीआरएफ की टीम ने डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी पहाड़ पर स्थित रोपवे के ऑडिट तथा मानक जांच किए। भारत सरकार की टेक्निकल टीम ने रोपवे के सूक्ष्म अध्ययन तथा बारीकी से जाँच की। रोपवे संचालन करने वाली दामोदर कन्वेयर कंपनी के अधिकारियों से जानकारी ली, रोपवे के डॉक्यूमेंट को देखा। एनडीआरएफ की टीम ने रोपवे संचालन पर संतुष्टि जताई तथा कुछ खामियों को दूर करने रोपवे कंपनी तथा मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को रोपवे कंपनी द्वारा हर 3 माह में किए जा रहे मेंटेनेंस रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ की टीम ने रोपवे ट्रॉली में स्थित रस्सियों की सीढ़ी की लंबाई को बढ़ाने के निर्देश भी दिए, जिससे आपात स्थिति में दर्शनार्थी उन रस्सियों की सीढ़ियों से नीचे आ सकें। वहीं जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भिलाई के सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया था, जहां सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी की तैल चित्र पर पुष्प एवं भगवान परशुराम जी का अभिषेक कर भव्य आरती की गई। कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज के कान्यकुब्ज, सरयूपारी, सड़हच्य, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उत्कर्ष, बंगाली, रीवापारी ब्राह्मण समाजों ने भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव एवं अभिषेक में अपनी सहभागिता दी। पंडित रविशंकर पांडे द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना कराई गई। वहीं मुख्य जजमान पंडित अरुण पंडा एवं उनकी पत्नी ज्योति पंडा रहीं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अंतिम छोर वनांचल क्षेत्र स्थित मंगछुआ थाना के ग्राम चिलमगोटा डोरवे पार में 18 अप्रैल को 2 सगे भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक गोवर्धन ठाकुर ने बताया कि आरोपी गोविंद कुरेटी घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान मृतक कृष्णा कुरेटी बाहर से नशे की हालत में घर पहुंचा और अपने छोटे भाई की पत्नी का जबरन हाथ पकड़कर रूम तक ले जाने लगा, जिसे लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे का गला पकड़ने लगे। इसी दौरान आरोपी ने अपने बड़े भाई का गला पकड़कर बाहर की ओर ले जाकर धक्का दे दिया। नीचे गिरने से बड़े भाई के सिर पर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर बड़े भाई की लाश 1 किलोमीटर दूर नया तालाब किनारे ले जाकर गड्ढे में दफनाकर मामले में पर्दा डालने की कोशिश की। पुलिस ने छोटे भाई से सख्ती से पूछताछ करते हुए 14 दिन से दफन शव को बाहर निकालकर आरोपी मृतक के छोटे भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।